ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विथ फार्मासिस्ट वैकेंसीज। जनरली आप जब भी अपनी बी फार्म के बाद एम फार्म के बाद जब भी आप सर्च करते हैं, इवन डी फार्मा के बाद, तो आपको जो फार्मेसी वैकेंसीज देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स जो है नज़र आते हैं, उनमें बहुत सारी आपकी कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली सबसे पहली प्रॉब्लम है सिलेबस की। जब भी आप कोई ऐसा पेपर देखते हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो सिलेबस की ही आती है, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो पार्ट है, जो फार्मा जो हम पढ़ते हैं, चाहे आपने बी या डी जो भी आपने किया है, उसका जो पार्ट है वो बहुत कम है। स्पेसिफिकली आप देख लेंगे 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ रेलवेज़ के एग्ज़ाम के जो आपका हुआ है पिछले का। तो आप इस तरीके से देखेंगे। आप एसएससी में देखेंगे तो आपको फार्मा का क्वेश्चन रेयरली आपको नज़र में आएंगे। वहाँ 5 आपके पार्ट होते हैं। एक पार्ट जनरल नॉलेज का होता है, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग, हिस्ट्री, इस तरीके से चलता है। तो ये जो फार्मा का पार्ट है, जो आपने 4 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है या हमने 6 साल पढ़ा है, वो जो है, जो हमारे स्किल रिक्वायरमेंट है, जो पढ़ा है, वो टारगेट नहीं किया जा रहा, वो पूछा नहीं जाता है। तो आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़े हो फार्मा में, लेकिन अगर आपको इस तरीके का, जहाँ पर बल्क में आपकी फार्मेसी की पोस्ट निकलती हैं स्पेसिफिकली और परमानेंट पोस्ट निकलती हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नॉर्मल सा पढ़ के चले जाएं। एक अच्छे लेवल का जो है आपका एसएससी लेवल का ही एक आपका सिलेबस आता है। इवन आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एसएससी दे रहे हैं या आप कोई और स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये कवर अप करना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स अभी बी फॉर्म में हैं या जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, तो वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें और प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा फिर आगे। नेक्स्ट जो है नॉट इन बल्क। कुछ एजेंसीज़ हैं जो बल्क में वैकेंसीज़ निकालती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता है कि 2 साल बाद वैकेंसीज़ आ रही हैं, 3 साल बाद आ रही हैं। और जो ये वैकेंसीज़ हैं, आप देखेंगे कई बार आपको एक वैकेंसी मिलेगी। आप जब जाएंगे तो इस तरीके से तो प्रमोट किया जाता है, बहुत सारे ब्लॉग लिखते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, वो एक वैकेंसी को इतना लोग डाल देते हैं कि जिससे लगता है कि बहुत बड़ी वैकेंसीज जो हैं वो निकली हैं। लेकिन जब आप इंटरनल पूरा नोटिफिकेशन जो है एक साइट से आप पढ़ते हैं जिस एजेंसी ने निकाला है, तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये तो 1 या 2 वैकेंसीज़ हैं, और वो भी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करती है या फिर रिटायर्ड जो पर्सनस हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और कई बार तो ऐसा होगा कि आपको नोटिफाई आप हो ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। तो बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। और ये जो वैकेंसीज निकलती हैं ये 1-2 वाली, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको अपना एक तो रिज्यूम शेयर करना होता है, और दूसरा या फिर ये वॉक इन होते हैं। और रेयरली केस में ये जो 1-2 वाली वैकेंसीज हैं ये परमानेंट होती हैं। नहीं तो स्पेसिफिकली ये आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टेम्प्रेरी होता है, कई केसेस में परमानेंट भी होती हैं। जो 1-2 केसेस हैं, जैसे कोल माइंस हो गया, ओएनजीसी आपका निकाल देता है, इसरो आपका निकालता है। तो निकालती तो हर गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, क्योंकि डिस्पेंसरी आप कहीं पे भी चले जाएं, डिस्पेंसरी आपको मिलेगी और वहाँ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए गवर्नमेंट की इतनी अलग अलग एजेंसीज है जिनका कोई लेना देना नहीं है मेडिकल से, लेकिन वहाँ भी आपको मिलेगा कि वहाँ पर भी आपकी फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है। तो वो रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पर सब जो है हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपका रहता है। नेक्स्ट, नॉट परमानेंट पोस्ट। ये एक बहुत कंसर्न बन गया है कि आप जो भी पोस्ट देखेंगे, स्पेसिफिकली अच्छी पोस्ट, जैसे सीजीएचएस की काफ़ी पोस्ट पिछले बाकी जो टाइम है उनका आप टाइम पीरियड देखेंगे तो वो 90 डेज़ रहा है, 180 डेज़ रहा है, यानी 3 मंथ और 6 मंथ के लिए वो आपको जो है वो जॉब दे रहे हैं। और उसमें भी या तो वो एग्ज़ाम ले रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये टेम्प्रेरी पोस्ट दे रहे हैं। 6 महीने बाद आपको वो रेगुलर रखेंगे या आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा ही आपका डाउट में रहता है। कुछ लोग जो हैं वो लगे स्टार्टिंग में 6 महीने से होते हैं, लेकिन करते करते उनके 10-12 साल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट भी नहीं हो रहे हैं, और आपको जो है यहाँ पर जो आपका दूसरा केस है कि आपको
सैलरी या दूसरे बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब होती है उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती हैं वो नहीं प्रोवाइड होती हैं। तो CGHS के साथ ये कुछ टाइम से पीछे रहा है, जो आपका देखेंगे आप। नेक्स्ट इज़ द नो सेपरेट डिस्टिंग्विशन। एक ये भी एक फार्मा में तो कुछ है ही, और ये साथ साथ बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए भी है। तो बीटेक के साथ वहाँ पर जो ITI करते हैं उनके साथ उनका क्लैश हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो डी फार्म जिन्होंने किया है, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, कोई PhD कर रहा है, कोई फार्म डी कैंडिडेट्स है, वो सभी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी एक मीन्स आप मान सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, लेकिन एप्लीकेबल सभी हैं। तो ये भी एक केस बन जाता है। और स्पेसिफिकली ये इस टाइप का जब केस होता है तो डी फार्म वालों को वो जॉब ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस का जो टाइम पीरियड होता है वो एक ज़्यादा वैल्यू रखता है इन कंपैरिजन कि आपने पढ़ा है। बी फॉर्म, एम फॉर्म और ये सब, जैसे आप पोस्ट देखेंगे DSSB की, तो वहाँ पे एक बेनिफिट है कि जिन्होंने बी फार्मा किया है वहाँ पर तो है उनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। DSSB आपका दिल्ली में जो पोस्ट निकालते हैं, दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड कुछ ऐसा रहता है इनका, तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिन्होंने बी फॉर्म किया। लेकिन जब आप एम फॉर्म कैंडिडेट इसको अप्लाई करता है तो उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इस तरह का कुछ डिस्टिंग्विशन, कुछ बेनिफिट जो है हायर स्टडीज़ वालों को एटलीस्ट मिलना चाहिए, कि कुछ उनको रिकॉग्नाइजेबल हो जो उन्होंने टाइम दिया है, तो वो आपको थोड़ा सा रहना चाहिए। और कुछ केसेस में, कुछ क्या मोस्टली केसेस में जो आपका नेक्स्ट साइड में मैंने इंक्लूड किया है किस टाइप की वैकेंसीज में, जहाँ पर आपका 10th+2 वाले भी एलिजिबल हैं। और इसमें आपका काम देखेंगे कई बार स्टोर कीपिंग की जो जॉब्स होती हैं उसमें भी 10th+2 वाले एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत कंसर्न है, और कोई चेंज भी नहीं है सैलरी बैंड में। आप चाहे बी फॉर्म, डी फॉर्म या कुछ भी हैं, तो उसमें भी कोई आपको सैलरी बैंड में चेंज नहीं है। नेक्स्ट, बाय डिस्ट्रिक्ट फैमिली हेल्थ स्कीम एक आपका रहता है गवर्नमेंट का, और नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें आपका जॉब लेना बहुत इजी है, बहुत इजीली जॉब मिल जाता है। आपको कोई एग्ज़ाम तो है वो इसमें होता नहीं है, आपका वॉक इन इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी नहीं होता है, सिर्फ आपको जाके जो भी आपका हॉस्पिटल या नेशनल हेल्थ स्कीम जहाँ पर भी लग रहा है, आपको वहाँ पर सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करके आने होते हैं। उसके बाद वो लिस्ट लगती है और आपको अपना नाम देखना होता है। तो इस टाइप का नेशनल हेल्थ मिशन रहता है, और इतनी इजी जॉब दे रहे हैं तो कुछ शायद डिसएडवांटेज भी होंगे। एक जो एडवांटेज तो ये है कि इनकी जो पोस्ट है वो अच्छी निकलती हैं और कंटिन्यूस तौर पे निकलती रहती है। इसमें ये नहीं है कि कभी रिसेशन आ जाता है कि आपका 2 साल बाद पोस्ट निकल रही है, 3 साल बाद पोस्ट निकल रही है, ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूस निकलती रहती है। लेकिन इसकी जब आप सैलरी देखते हैं तो बहुत कम है, 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप इस फार्मासिस्ट के लिए ले रहे हैं तो फार्मासिस्ट के साथ साथ जब आप काम करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे काम जो है आपको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको जो है डिस्पेंसिंग का काम दिया जाएगा। इस सैलरी में भी आपको बहुत सारे काम जो हैं वो दिए जाते हैं, और आपका नॉर्मली 8 आवर्स वाली जो ड्यूटी है वो रहता है। और ये जॉब भी आपकी कोई परमानेंट नहीं है, सिक्योर नहीं है, कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है। कोई और अच्छा पोस्ट निकलती है, कोई और किसी का पॉलिटिकल या कोई और रेफरेंस आता है तो आपको हटा के किसी और को लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से भी रहता है। नेक्स्ट इज़ द इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन एंड द लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो पहले मैं एक बार लैंग्वेज प्रॉब्लम को डिस्कस कर देता हूँ। जनरली आप देखेंगे कई स्टेट में जब फॉर्म निकलते हैं, जैसे एक बार राजस्थान में फॉर्म निकले थे, तो वहाँ पर जो है 10th तक, यानी जिसे आप मैट्रिक बोलते हैं, 10th तक वहाँ पर आपके पास मारवाड़ी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेट तो करना ही है, तो ये होना चाहिए। इस तरीके से आप जैसे तमिलनाडु में जाएं तो वहाँ पर आपको 10th तक तमिल आनी चाहिए। कुछ केसेस में आपको ये सब भी मिलता है कि आप वहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, आपको आता है, वहाँ पर सिलेबस में भी आपसे फार्मा का पूछा जा रहा है, लेकिन जब आप लैंग्वेज वाला केस देखते हैं तो वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो पाते। तो ये केस प्रैक्टिकली हुए हैं और प्रैक्टिकली होते भी हैं। जब आप कंटिन्यूसली सर्च करते हैं या कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। तो ये आपके साथ जो है वो केस रहता है। जैसे आप मुंबई में जाएं तो वहाँ पर तो आपको 10th तक मराठी होनी चाहिए, आप मराठी में कम्युनिकेट कर पाएँ, लिख पाएँ, तो ये सब चाहिए।
तो ये किसी एक स्टेट के कैंडिडेट्स या दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए नहीं है, सबके लिए ही ये एक जो है वो प्रॉब्लम है आपका लैंग्वेज वाला। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन इस स्टेट का है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो वो रहता है। मोस्टली केसेस में आप एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेबल होते हैं और आपका मान लेते हैं सिलेक्शन हो भी जाता है, चाहे वो परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, उसके बाद भी जो आपको जो ट्रांसफ़र कराना होता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर आपको डोमिसाइल वगैरह वो मांगते हैं। और इस नॉर्मल प्रोसेसिंग में देखिए तो अगर हम लीगली देखें तो मोस्टली आपका 1 मंथ में आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और 6-6 महीने 1-1 साल तक जो है आपका काम खिंचता है। कुछ फार्मेसी स्टेट्स तो ऐसी हैं जहाँ पर इससे भी ज़्यादा खिंच जाता है। तो ये आपका भी एक इशू है कि आपका जो इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ट्रांसफ़र है, उसके डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे कि आपको क्यों करवाना है, क्या रीज़न है, डोमिसाइल है या नहीं, वो सब आपका एक कॉम्प्लिकेटेड जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जब भी आप कोई वैकेंसी भरेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। कुछ चीज़ों को आप कवर अप कर सकते हैं, जैसे आप सिलेबस में जो है आप थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी पोस्ट ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो आपको बेनिफिट मिले। तो आपको अगर वैसा पोस्ट मिलता है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। कुछ केसेस में आप लैब टेक्नीशियन में भी एलिजिबल होते हैं, तो वो देख सकते हैं। CGHS वाली में परमानेंट आती हैं जॉब्स, लेकिन परमानेंट जॉब्स वो आती हैं तो काफ़ी टाइम बाद आती है, सालों में आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। एक ECHS का आपका रहता है, उसमें भी आपकी परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों आती है। तो ये आपके अलग अलग हैं जो आपका रहता है। सो आई होप दिस इज़ सम वैल्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एडमिशन।